नमस्कार। आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत चर्चित है इस वक्त, क्योंकि कैबिनेट से इसका जो प्रपोजल था वो अप्रूव्ड हो चुका है, क्लियर हो चुका है। जैसे ये हाई लेवल कमेटी, आप सभी जानते हैं, मैंने कई बार करंट अफेयर में पढ़ाया भी है आपको, कि रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो हाई लेवल कमेटी बनी थी, उसने जो रिपोर्ट दी, जो सिफारिशें दी, उन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के बिहाफ पे वन नेशन वन इलेक्शन का कैबिनेट अप्रूवल क्लियर हुआ। इसका मतलब यह है कि भारत एक देश एक चुनाव की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव की हमारे यहाँ वर्तमान स्थिति क्या है। क्या पास्ट में कभी ऐसा था कि एक साथ ये सारे चुनाव कंडक्ट कराए जाते थे, या आने वाले समय में जो अगर हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है तो हमारे पास कौन कौन से चैलेंजेस हैं, हमें कौन कौन से संवैधानिक संशोधनों के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, और साथ ही हमारे और आपकी लाइफ कैसे इम्पैक्ट होगी, इसको भी हमें बहुत ध्यान से देखना है। क्या कुछ और भी देश है जहां पर एक साथ इलेक्शन होता है? इन सभी पर हम बात करेंगे बहुत अच्छे से। देखिए, ये हमारे लिए एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में यूपीएससी के एग्जाम हुए हैं, और यूपीएससी के एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछा गया है कि विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए एक राष्ट्र एक चुनाव के विशिष्ट संदर्भ में चुनाव सुधार की आवश्यकताओं का परीक्षण करें। ये जीएस पेपर 2 में पूछा गया है, आप लोग डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। तो एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इस बार का जो आने वाला यूपी पीसीएस है या बाकी जो स्टेट पीसीएस हैं, उनमें भी एक देश एक चुनाव से संबंधित सवाल जरूर पूछे। तो आप सभी इस क्लास से बने रहिए और देखिएगा कि बहुत कुछ आपको आज यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। इतना कुछ कि आपका प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में आपको दोबारा कभी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और साथ ही एग्जाम के साथ साथ आपके अंदर इस चीज की समझ विकसित होनी चाहिए कि हमारे देश में चुनाव प्रणाली क्या है, और पहले कैसे चुनाव प्रणाली एक साथ चुनाव होते थे तो कैसे होते थे, और अभी आगे आने वाला क्या सिस्टम है, आखिर कैसे हमारी चुनाव प्रक्रिया चेंज होने वाली है, कौन कौन से चेंजेज होने वाले हैं, उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब हमें जान लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारे देश में अक्सर देखा जाता है कि अवेयरनेस की बहुत कमी होती है। अगर अवेयरनेस की कमी ना हो तो एक देश एक चुनाव को इम्प्लीमेंट करने में किसी तरह के चैलेंजेस नहीं आएंगे। इस पे हम बहुत डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हो तो एक देश एक चुनाव के दो तीन चीजें आप सबसे पहले समझ लीजिए। पहली चीज, एक देश एक चुनाव का मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन में सारे चुनाव करा दिए जाएंगे। चुनाव कई फेजेज में हो सकते हैं, लेकिन एक ही बार में सारे चुनाव करा जाएंगे। जैसे सपोज दैट कि अगर मैं लखनऊ कॉन्स्टिट्यूंसी से, लखनऊ में जिस कॉन्स्टिट्यूशन से बिलोंग करता हूँ, तो लखनऊ में अगर इलेक्शन होंगे तो लखनऊ के व्यक्ति को एक ही दिन बाहर निकलना है, उसका लोकसभा का भी वोट डालना है, विधानसभा का भी वोट डालना है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा का बाद में हो रहा है, विधानसभा का बाद में हो रहा है। हाँ, इसमें एक साथ चुनाव में कुछ चीजें इंक्लूड नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जैसे पंचायत इलेक्शंस हैं, पंचायत इलेक्शंस एक साथ नहीं होंगे। साथ ही स्टेट म्यूनिसिपैलिटी के जो इलेक्शंस हैं वो एक साथ नहीं होंगे, और बाई इलेक्शंस कहीं कहीं होते हैं वो एक साथ नहीं होंगे। एक साथ नहीं होंगे, बट हाँ, इनके लिए भी प्रावधान किया गया है कि जब हमारे जनरल इलेक्शन समाप्त होंगे उसके 100 डेज के अंदर जो है इनका ही इलेक्शन करवाया जाएगा। मतलब एक ही साल में, एक ही बार में, मतलब एक दो महीने तीन महीने के अंदर हम सारे इलेक्शन से फुर्सत पा जाएंगे, और इसके बाद आने 5 साल तक, आने वाले 5 सालों तक हमें वोट डालने नहीं जाना है। तो इन सभी पर बहुत डिटेल्ड में डिस्कशन के लिए हम आगे बढ़, देखो अब किस तरह से सरकार आगे बढ़ चुकी है। सरकार ने देखिए वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित एक वेबसाइट भी डिजाइन कर दी है। आप जा सकते हैं ONOE.gov.in पर, और यहाँ देखें कि इसके बारे में आपको सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी। इसमें ये भी बताया गया है कि कैसे 1951-52 से लेकर 1967 तक किस तरह से जो है एक साथ चुनाव होते थे, इसके फिर ये चक्र कैसे टूटा, इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। और साथ ही इसमें आप देखेंगे तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं या अधिनियम है, उनको भी आप यहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, 1950 है, फिर उसमें 1951 में जो चेंजेज हुए थे, संसद निर्भरता अधिनियम है। इस तरह से जो है आप सारे अधिनियमों की एक कॉपी भी आप जाके वहां डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह की कंफ्यूजन हो। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार बहुत तेजी से इस पर बढ़ रही है, और इसीलिए टॉपिक हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, अगर हमें इलेक्शंस करवाने हैं, एक साथ इलेक्शंस करवाने हैं, तो हमें कुछ संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन साथ ही हम ये भी समझेंगे कि आखिरकार विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है। जैसे देखिए, ये जो विपक्षी दल के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इनका ट्वीट है कि ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के प्रतिकूल है, ये फेडरलिज्म के विरुद्ध है।
तो इनकी इस ट्वीट में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ सच्चाई है या नहीं है, इस पे भी हम बहुत डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि इनकी जो बात है उस बात को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो इन्होंने ट्वीट किया है, तो हम सभी बातों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे। आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठ सकते हैं, जिससे कि आपको किसी भी तरह की आगे आने वाले समय में कंफ्यूजन ना हो, और अगर कंफ्यूजन होती है तो आप उसको देख सकते हैं। जो भी चीजें यहाँ पे नोटेड हैं उसके साथ जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उनको भी आप अपने तरीके से नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हाउ इट विल चेंज द वे ऑफ इलेक्शंस, कैसे चेंज करेगा। तो देखिए अभी बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी हमारे देश में चुनाव की वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो देखिए हमारे देश में राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा के और राज्यसभा के ये इलेक्शंस हमारे केंद्र में होते हैं। और ये सारे इलेक्शंस कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। ठीक। राज्यों में अगर मैं बात करूं तो राज्यों में हमारे विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, विधान परिषद के इलेक्शन होते हैं। गवर्नर का इलेक्शन हमारे यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, गवर्नर अपॉइंटेड होता है, गवर्नर इलेक्टेड नहीं होता है। और इसके अलावा लोकल बॉडीज की अगर मैं बात करता हूं तो पंचायत और नगर पालिका के चुनाव होते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि डायरेक्ट चुनाव की, तो इन डायरेक्ट चुनाव में जो जनता, जो हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो आपके लोकसभा के इलेक्शन में और विधानसभा के इलेक्शन में ये हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। डायरेक्ट हम वोट देने जाते हैं, घर से निकलते हैं, वोट देकर आते हैं। तो अभी अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो इसका मतलब कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ होंगे, और जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो वहां पर जो है दो रूम होंगे या दो बैलेट पेपर होंगे। उसमें हमें पता होना चाहिए कि हमें लोकसभा के इलेक्शन में किसको वोट देना है और हमें विधानसभा के इलेक्शन में किसको वोट देना है। लेकिन ये प्रोसेस क्या होता है इसको हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे। देखो जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इनका जो इलेक्टोरल होता है उसमें लोकसभा के जो चुने हुए मतलब इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और साथ ही विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और इस तरह से हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्टोरल होता है उस इलेक्टोरल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। विधानसभा का कोई रोल नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जब हम बात कर रहे होते हैं लोकसभा के इलेक्शन में, तो लोकसभा के इलेक्शन में एमपीज को हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं, और फिर वो एमपी मिलकर अपना जो है किसी एक एमपी को अपना विधायक दल का नेता चुनते हैं। और वो जो विधायक दल का नेता होता है, सॉरी मैंने विधायक बोला, संसद दल का, तो उसी जो संसद दल का नेता होता है, संसद का नेता होता है जो उसको लीडर चुनते हैं, वही हमारे देश में क्या होता है, प्रधानमंत्री का पद धारण करता है। ठीक है। अगर इसके बाद में अगर मैं विधानसभा में आता हूं, तो विधानसभा में भी हम लोग डायरेक्ट ही वोट करते हैं, और इसका भी चुनाव कौन कराता है? इसका भी चुनाव हमारा इलेक्शन कमीशन ही कराता है। ठीक है। तो विधानसभा में भी हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं और हम लोग एमएलए चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर वो सभी एमएलए मिलकर अपना जो है विधायक दल का नेता चुनते हैं और वही मुख्यमंत्री बनते हैं। ये सिस्टम यहाँ पे विधानसभा के चुनाव में होता है। जब हम बात करते हैं विधान परिषद के चुनाव में, तो विधान परिषद के चुनाव हम देखें तो पूरी तरह से डायरेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें पूरी तरह से एडल्ट फ्रेंचाइज काम नहीं करता है। इसमें जो है कुछ टीचर्स, कुछ ग्रेजुएट्स और कुछ ये जो विधानसभा के मेंबर्स होते हैं ये चुन के भेजते हैं सदस्यों को, साथ ही कुछ गवर्नर के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। अगर मैं गवर्नर की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो है मैं आगे आपसे डिस्कस करता हूं। गवर्नर का कोई इलेक्शन हमारे यहाँ नहीं होता है। जब हम बात करते हो पंचायत की, तो पंचायत के इलेक्शन में भी हम लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे करते हैं? आप जानते हैं हम ग्राम प्रधान चुनते हैं, तो पंचायतों के इलेक्शन में हम डायरेक्ट, लेकिन जो ये पंचायत का चुनाव होता है ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर दो चीजें, कि जो केंद्र के ये सारे चुनाव हैं ये आपका इलेक्शन कमीशन करा रहा है, जो आपके राज्य के सारे चुनाव हैं ये आपका कौन करा रहा है, ये आपका इलेक्शन कमीशन करा रहा है। लेकिन जो लोकल बॉडीज के हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक। तो हमें ये भी समझना होगा कि आखिरकार जो एक देश एक चुनाव अगर हम लागू करते हैं तो किस तरह से हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन और साथ ही इलेक्शन कमीशन के बीच में शक्तियों में क्या चेंजेज आएंगे, क्या परिवर्तन आएगा, वो लोग अपना सामंजस्य कैसे बैठाएंगे, इस पे भी हम बात करेंगे।
अब अगर हम एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करें तो अभी वर्तमान स्थिति में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। वो क्या है, ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो बैरियस, यहाँ बैरियस का मतलब आप समझ लीजिए कि बैरियस मोड। हमारे देश में हमेशा इलेक्शन चलते रहते हैं, हर 5 महीने में कहीं ना कहीं इलेक्शन चलता रहता है किसी ना किसी जगह पे। ऐसे क्या होता है कि पूरा देश इलेक्शन में इन्वॉल्व रहता है, इलेक्शन का ही माहौल जो है पूरे देश में जो है ऑल टाइम बना रहता है। ठीक है, तो ऐसे चुनाव मोड में, इसी इलेक्शंस की वजह से चुनाव मोड में हमेशा हमारा देश बना रहता है। आप देखिए, कभी 3-4 स्टेट्स के एक साथ इलेक्शन हो जाते हैं, कभी किसी एक स्टेट में ही सिंगल इलेक्शन हो रहा है, कहीं आगे आने वाले दूसरे स्टेट में इलेक्शन हो रहा है। ऐसे में क्या होता है कि राजनीति चरम पे रहती है, और खासकर सांप्रदायिकता की भी अगर मैं बात करता हूं तो सांप्रदायिकता भी पूरे चरम पे होती है। उसका कारण क्या है, मैं अभी आपसे आगे भी डिस्कस करूंगा कि सांप्रदायिकता में क्या होता है। जैसे आप समझिए, मैं यूपी की बात करता हूँ सबसे पहले, केंद्र की नहीं कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं यूपी की बात करता हूँ, यूपी में क्या होता है कि जैसे समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी क्या चाहती है, जैसे कि एक हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बना रहे, जिससे क्या होता है हमारे यहाँ पोलराइजेशन हो और सारे मुस्लिम हमको वोट दें। साथ ही ये भी चाहती है कि हिंदुओं में भी कुछ ऐसा विवाद बना रहे कि यादव भी आके हमको वोट दें। ठीक, बीजेपी क्या चाहती है, बीजेपी चाहती है कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बना रहे, जिससे कि सारे हिंदू वोटर हमें वोट करें। तो इस तरह से, और जो हमारे यहाँ बसपा है, बसपा क्या चाहती है, बसपा चाहती है, जो बहुजन समाजवादी पार्टी है, कि हिंदुओं में भी आपस में जो है सवर्ण और दलित लड़ते रहे, जिससे कि सारा दलित वोट हमको जाए। ठीक, तो इस तरह से मैंने एक जगह का एग्जाम्पल दिया। केंद्र की अगर मैं बात करूं, केंद्र की भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही रहती है। तो ऐसे में क्या होता है कि पूरे देश में लगभग में सभी टाइम एक चुनावी माहौल बना रहता है, सांप्रदायिकता चरम पर होती है। तो अगर हम एक देश एक चुनाव की तरफ आगे बढ़ते हैं तो निसंदेह इन सभी चीजों में थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगी हमें। ठीक, अब देखो दूसरी चीज एक और समझिएगा कि क्या होता है, पॉलिसी में भी निर्माण में बाधा आती है। उसका कारण क्या है, जब पॉलिसी निर्माण में बाधा क्यों आती है? भाई देखिए, पॉलिसी कौन बनाता है? पॉलिसी जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं वही बनाती है, पॉलिसी सरकार बनाती है। अब सरकार ही अगर पूरे टाइम चुनाव मोड में रहती है, जैसे मैं केंद्र की बात कर लूं, अब केंद्र में क्या होता है कि यहाँ जो है कहीं एमपी में इलेक्शन हो रहा है, कहीं उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कहीं बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, कहीं दिल्ली में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है। ऐसे में क्या होता है, वो पूरी की पूरी केंद्र सरकार भी उसी में लगी रहती है, पूरी पार्टी जो है इलेक्शन मोड में रहती है, और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी चुनाव प्रचार में जुट जाते हैं। ऐसे में निसंदेह हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है वो प्रभावित होती है। साथ ही नीति निर्माण में और भी एक बाधा बाधा आती है कि जैसे आप समझिएगा बात को, जैसे मान लेते हैं अभी हरियाणा में इलेक्शन होने हैं। अब हरियाणा में इलेक्शन होने हैं तो उनको जो जाट वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश करनी है। ऐसे में क्या होगा कि किसी भी तरह की अगर पॉलिसी बनाई जाएगी तो उसमें इस तरह चीज का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि मतलब सरकार एक फर्म, एक स्टेडी डिसीजन नहीं ले पाएगी। उसमें इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं अभी अगर हरियाणा का वोटर, अगर जाट वोटर अभी हमसे नाराज हो गया तो क्या होगा, हम हार जाएंगे वहां का इलेक्शन। तो कहीं ना कहीं जो सरकारें इलेक्शन मोड में चलती रहती हैं तो उससे हमारी नीति निर्माण में भी बहुत ज्यादा बाधा आती है। अब हम आपके सामने बात कर रहे हैं, देखिए आर्टिकल 324 और आर्टिकल 243। देखिए, मतदाता सूची की बात करते हैं, जो हमारे यहाँ इलेक्टोरल रोल बनता है। इसमें आप एक चीज ये बताइए, पहले सबसे पहले तो मेरी बात का जवाब दीजिए। जैसे हम लोग एडल्ट हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो भी वही लोग वोट डालने जाते हैं, जब विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो भी वही लोग वोट डालने जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ जो है लोकसभा के इलेक्शन में और विधानसभा के इलेक्शन में अलग अलग लोग वोट डालते हैं। ठीक है, अब ऐसे में क्या है कि इलेक्शन कमीशन को एक पावर दी गई है आर्टिकल 324 के तहत कि वो मतदाता सूची को तैयार करे, और राज्य चुनाव आयोग की बात की गई है आर्टिकल 243 में कि वो जो है चुनाव मतदाता सूची तैयार करे। तो ऐसे हमारे देश में दो मतदाता सूचियां तैयार की जाती हैं, एक केंद्र की मतदाता सूची तैयार की जाती है और एक राज्य की मतदाता सूची। तो इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अगर देश में एक देश एक चुनाव लागू होता है तो ऐसे में सिर्फ एक ही मतदाता सूची होगी। ऐसे में क्या होगा, क्योंकि ऐसे में देखिए, आप भाई जो काम आपका चुनाव आयोग कर रहा है मतदाता सूची तैयार करने का,
वही काम आपका राज्य चुनाव आयोग भी कर रहा है, और जबकि वोटर सेम है। तो सबके पास दो दो मतदाता सूचियां तैयार करनी पड़ती हैं, राज्यों को अलग मेहनत करनी है, केंद्र को अलग मेहनत करनी है। तो इससे भी छुटकारा मिलेगा। ठीक, आगे बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। जो मैंने बताया कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट में मैं आपका जवाब दे दूंगा। देखिए, अब एक देश और एक चुनाव के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इसके पक्ष में मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा कि आखिरकार इसके पक्ष क्या हैं, और फिर इसके बाद में हम विपक्ष में आएंगे। देखिए, अगर मैं फाइनेंशियल इश्यूज की बात करूंगा तो जब पूरा देश लगभग में चुनावी माहौल में रहता है तो निसंदेह जो है फाइनेंशियल इश्यूज आते ही आते हैं। चुनाव आयोग के एक डेटा के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 2014 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें अगर कैंडिडेट्स का भी खर्चा मिला लिया जाए तो लगभग में 35,000 करोड़ के आसपास का खर्चा आता है। अब अगर स्टेट इलेक्शंस और लोकल बॉडीज के इलेक्शंस का मिला लिया जाए तो आप समझ सकिए कि आपकी उम्मीद से ज्यादा खर्चा आता है। 2019 का इलेक्शन होता है। 2019 में क्या हुआ था कि लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों के इलेक्शन हो रहे थे, जिसमें सिक्किम और उड़ीसा भी था। तो केवल लोकसभा और 4 राज्यों के चुनाव को मिलाकर और कैंडिडेट्स का इंडिविजुअल खर्चा छोड़ दिया जाए तो चुनाव आयोग के डेटा के हिसाब से लगभग 19,000 करोड़ का खर्चा है। अब चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अगर एक साथ चुनाव कराए जाएं तो ये खर्चा लगभग में आधा हो जाएगा, बहुत कम में हो जाएगा। ठीक, तो आप ये चीज समझिए कि मतलब फाइनेंशियल, अगर मान लेते हैं एक देश एक चुनाव लागू होता है तो फाइनेंशियल बर्डन देश पर कम होगा, और यहां पर जो लगने वाला खर्चा है वो दूसरी योजनाओं में, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में खर्चा होगा। तो निसंदेह ये एक पक्ष, मजबूत पक्ष है इसके तर्क में। अगर मैं स्टेट कैंडिडेट की बात करूं तो स्टेट कैंडिडेट के द्वारा जो खर्चा होता है वो भी कहीं ना कहीं जो है उस पर भी बचत होगी। अगर मैं बात करता हूं सोशल इश्यूज, देखो सोशल इश्यूज जो मैंने अभी आपसे डिस्कस कर ही दिया है तो यहाँ पर मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा उन सोशल इश्यूज को। सोशल इश्यूज में जैसे आप समझिए कि जब चुनाव का माहौल रहता है और हमेशा चुनाव का माहौल बना होता है तो ऐसे में क्या होता है कि सांप्रदायिकतावाद चरम पर होता है, धर्म की राजनीति चरम पर होती है, जातिवाद चरम पर होता है, क्षेत्रीयतावाद चरम पर होता है। ये सब हमेशा इश्यूज बने रहते हैं। आप देखिए, जब कहीं साउथ में कहीं इलेक्शन होने लगते हैं तो साउथ और नॉर्थ का मुद्दा बहुत तेजी से उठ जाता है। जब महाराष्ट्र में इलेक्शन होते हैं तो वहां पर यूपी और बिहार के लोगों के साथ बहुत सारी परेशानियां उनको झेलनी पड़ती हैं, और मराठी लगता है कि जैसे जो महाराष्ट्र है उन्हीं का है। इस तरह की चीजें, मतलब क्षेत्रीयतावाद और भाषावाद की भी चीजें इस तरह से आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सारी इश्यूज ऑल टाइम बने रहते हैं क्योंकि हमारा देश ऑल टाइम इलेक्शन मोड में बना रहता है। तो निसंदेह इसमें भी कमी आएगी, क्योंकि एक बार इलेक्शन हुए, एक बार इलेक्शन होने के बाद में सब अपने अपने काम में लग जाएंगे और अगले 5 साल तक इन मुद्दों पर लगभग में राजनीति जो होती है वो कमी आएगी, जिससे हमारे देश में सांप्रदायिकतावाद पे भी थोड़ा सा, जातिवाद और साथ में भाषावाद और क्षेत्रीयतावाद पे भी कमी आएगी। ये इसके पक्ष में एक मजबूत तर्क हो जाता है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ स्टाफ प्रॉब्लम की, तो स्टाफ प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे गवर्नमेंट स्टाफ होते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं टीचर्स की बात कर लेता हूँ। टीचर्स का क्या किया जाता है, इलेक्शन में ड्यूटी लगा दी जाती है। अब कहीं ना कहीं चुनाव अगर मतलब हर 6 महीने में हो रहे हैं, हर साल में चुनाव हो रहे हैं, तो टीचर्स की और बाकी कुछ और गवर्नमेंट स्टाफ की ड्यूटी वहां लगा दी जाती है। ऐसे में निसंदेह क्षमता, गवर्नमेंट की क्षमता प्रभावित होती है। जिस काम के लिए उनको हायर किया गया है, जिस काम के लिए जो है वो नौकरी कर रहे हैं, वो काम ना करके वो कोई और काम कर रहे हैं। ऐसे में एजुकेशन पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्टाफ की समस्या और चुनाव आयोग के पास है निसंदेह, क्योंकि अगर चुनाव आयोग के पास स्टाफ की समस्या ना होती तो इस तरह से टीचर्स को इलेक्शन की ड्यूटी में ना लगाया जाता, इलेक्शन कैंपेनिंग में ना लगाया जाता। तो ये सब कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो, जिनमें कमी आएगी। अगर एक साथ चुनाव होता है तो इन सभी इश्यूज में निसंदेह आपको कमी देखने को मिलेगी। आइए हम एक बार देखते हैं कि आखिरकार 1952 से लेकर 1967 तक हमारे देश में सारे चुनाव एक साथ होते रहे, तो क्या सिस्टम था उस समय का, और कैसे कैसे क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऐसे होते गए कि आज की डेट में देखें तो मतलब हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा है। तो ये हम एक साथ चुनाव से इस स्थिति में कैसे पहुंचे हैं, इस पूरी स्थिति को मैं आपके सामने एनालिसिस करूंगा। आप बस ध्यान रखिए। देखिए, आप जानते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना आती है। कैबिनेट मिशन योजना से
24 अप्रैल 1946 को जो है डिक्लेयर किया जाता है अंतरिम सरकार के लिए कि वो 2 सितंबर से अपना कार्यभार संभालेगी। तो 1947 से 1951 तक अगर बात करें तो यही जो अंतरिम सरकार थी वही अपना कार्यभार संभालती है। 1950 में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो जाता है तो उसके आगे जो है इलेक्शन की बात आती है। तो 1951 से 52 तक इलेक्शन होते हैं। इन इलेक्शंस में क्या होता है, सबसे पहले लोकसभा और विधानसभा के अक्टूबर 1951 से लेकर और फरवरी 1952 तक इलेक्शन होते हैं। इसके बाद राज्यसभा के इलेक्शन मार्च 1952 में हो जाते हैं। अब देखिए, ये मत समझिएगा कि यहाँ जो है ये देखिए एक ही साल में हो रहे हैं, एक साथ ही हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम का गैप जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद में एक बार इलेक्शन हो जाएंगे तो बार बार इलेक्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो एक देश एक चुनाव ही कहेंगे इसको भी। इसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट का, क्योंकि जब राज्यसभा का भी इलेक्शन हो गया है, लोकसभा का भी हो गया है, तो ऐसे में जरूरी है कि हम वाइस प्रेसिडेंट चुने। ठीक है, दोनों जगह के मेंबर मिलके वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं और 12 मई 1952 को वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव। इसके बाद प्रेसिडेंट की बारी आती है तो 13 मई 1952 को प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाता है। अब देखिए ये सभी आप चुनाव देखिए कि 6-7 महीने के अंदर ये सारे चुनाव निपट गए हैं और इसके बाद में अब सब अपने अपने काम पे लग जाएंगे और इनको फुर्सत है। अब ऐसा नहीं है कि हमें 6 महीने बाद फिर से चुनाव की तैयारी करनी है। भाई साहब, अभी वर्तमान की स्थिति अगर आप समझिए तो क्या होता है कि यहाँ जो है एक चुनाव खत्म होता है और वो पार्टी आगे 6 महीने में किस प्रदेश में चुनाव है उस प्रदेश में एक्टिव हो जाती है और उस प्रदेश में चुनाव कार्यक्रम में भाग लेने लगती है, चुनावी कार्यक्रम करने लगती है और वहां पर फिर से सांप्रदायिकतावाद, जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद ये सभी जो है आ जाते हैं चरम पे। ठीक, अब इसके बाद में फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इलेक्शन होते हैं 1952 से 67 के बीच किस तरह से इलेक्शन हुए उनको हम समझने की बात करेंगे। ठीक है, देखिए 1957 में इसके बाद में 1952 के बाद 5 साल पूरा होता है। 1957 में इलेक्शंस होते हैं और सभी इलेक्शंस होते हैं, मतलब लोकसभा, विधानसभा, सारे इलेक्शंस होते हैं, हो जाते हैं। इसके बाद में अब 5 साल कब पूरे होंगे, 1962 में। 1962 में फिर से एक साथ इलेक्शन होते हैं और सारे इलेक्शन एक साथ हो जाते हैं। 1967 में फिर से सारे इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के भी, राज्य विधानसभाओं की भी। लेकिन अब यहां से देखो, अब यहां से शुरू होता है क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट आज की सिचुएशन का, क्योंकि बीच में क्या होता है 1959 की बात है, इंदिरा गांधी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष होती हैं कांग्रेस की और उनके कहने पर केरल की सरकार को भंग कर दिया जाता है। ठीक है, उनके कहने पर केरल की सरकार को भंग कर दिया जाता है। यहीं से ये चीजें स्टार्ट हुई। अब जब केरल की सरकार, अब देखो इलेक्शन कब होने हैं, 1967 में इलेक्शन हुए हैं, सॉरी 1957 में इलेक्शन हुए हैं, तो 1957 के बाद में अब इलेक्शन कब होने थे, 1962 में। लेकिन यहां पर केरल की सरकार को भंग कर दिया जाता है, कब, 3 साल पहले। ठीक, ये समझिएगा बात को। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो लोकसभा पे भी हम आएंगे, पहले बीच में देखिए यहां पर कुछ और डेवलपमेंट इस तरह से हुए हैं, क्योंकि भाई प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है। 1969 में जाकिर हुसैन जी का निधन हो जाता है, जबकि 1967 में ही अभी चुनाव हुए थे। 1969 में जो हमारे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन जी, इनका निधन हो जाता है। फिर 1977 में चुनाव से पहले ही हमारे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हो जाता है। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह से कुछ ऐसी क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए जिनकी वजह से जो चुनाव प्रक्रिया थी जो 5 साल पे होती थी, 5 साल में एक बार होती थी, वो प्रभावित होती गई। 1969 में ऐसे ही होता है कि बीबी गिरी जी इस्तीफा दे देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, और 1987 में आर वेंकटरमन इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि इनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था 1987 में। तो ये तो आपने देखा कि इस तरह से किस तरह से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो एक मतलब 5 साल पे इलेक्शंस होते थे वो प्रभावित हो गए, वो अपने मार्ग से हट चुके हैं। लेकिन जो हम लोकसभा पे बात कर रहे थे, हम लोकसभा की चर्चा को कंटिन्यू करते हैं। लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो आपको मैंने बताया कि 1967 में कि कैसे अस्थिरता का दौर हुआ, ये जितने ईयर लिखे हैं ये सब अस्थिरता के दौर हैं। 1967 में इलेक्शन होता है, 1969 में क्या होता है, कांग्रेस पार्टी टूट जाती है और ऐसे में जो सीपीआईएम है और डीएमके, ये इंदिरा गांधी का समर्थन करता है, बाकी जो है पार्टी टूटकर 2 भागों में बढ़ जाती है। अब 1967 के बाद में
इलेक्शंस कब होने थे? 1972 में। लेकिन एक साल पहले ही इंदिरा गांधी इलेक्शन बुला लेती हैं और 1971 में इलेक्शन करवाती हैं। ठीक है, उनको उचित लगा कि हाँ भाई इस समय माहौल हम जीत जाएंगे, 1971 में इलेक्शन करा लेती हैं। अब देखिए यहाँ पे भी क्रोनोलॉजी गड़बड़ होगी। इसके बाद में 1971 के बाद इलेक्शन कब होना चाहिए था? 1976 में। लेकिन इमरजेंसी का दौर आता है, आप जानते हैं, और उस बीच में इंदिरा गांधी संशोधन करवा के लोकसभा का कार्यकाल एक साल बढ़वा देती हैं कि एक साल तक लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। नतीजा क्या होता है? 1977 में इलेक्शन, और 1977 में इलेक्शन के बाद में अब 1982 में होने चाहिए थे 5 साल बाद। लेकिन क्या होता है, जो 1977 में यहाँ पे आती है जनता पार्टी की सरकार, और जनता पार्टी की सरकार कई लोगों के समर्थन से बनी हुई थी, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर बनाया था। ये यहाँ पर सरकार नहीं चला पाते हैं, और फिर से 1980 में इलेक्शन होते हैं। 2 साल पहले इलेक्शन हो गए, और इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पर इंदिरा गांधी फिर से बहुमत से सरकार अपनी बना लेती है। इस बीच इंदिरा गांधी की कर दी जाती है हत्या। अब राजीव गांधी क्या करते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अब जो 1985 में इलेक्शन होते थे, 1984 में राजीव गांधी करवा लेते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हाँ इस वक्त देश का माहौल ऐसा है, इनको सिंपैथी मिल जाएगी। तो अपने सिंपैथी के चक्कर में यहां पर एक साल पहले ही इलेक्शन कंडक्ट करा लेते हैं। इसी तरह से क्या हुआ, 1984 में इलेक्शन हो गए। तो 1984 के बाद में फिर आप देखिए, इधर देखिए 1991, फिर 1996। ठीक है, 1991 और 96 यहाँ पर एक ठीक दिखता है। इसके बाद 1996 के बाद फिर से 1998 में भी इलेक्शन हो जाते हैं, और फिर अगली जो सरकार बनती है वो सिर्फ एक साल चलती है, 1999 में भी। 1999 के बाद में थोड़ा सा स्थिरता का दौर आज तक देखने को मिला है। यहाँ कम से कम जो सरकारें आई हैं वो कहीं तक स्थिर रही हैं। फिर चाहे उधर अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आई हो, इसके बाद चाहे मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट आई हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट हो, आपको एक स्थिरता का दौर दिख रहा है। ठीक। अब दूसरी चीज, राज्यों की अगर मैं विधानसभाओं की बात करूं, यहाँ पर देखो विधानसभाओं का की स्थिति क्या रही, इसको भी आप समझने की हो। देखो सीएम की मर्जी, यहाँ पे सीएम की मर्जी का तात्पर्य जानते हो क्या? सीएम जब चाहे अपना विधानसभा को विघटित करने के लिए जो है उसने एक मतलब आदेश दे दिया कि भाई विधानसभा को सिफारिश कर दी कि गवर्नर से कि विधानसभा को विघटित कर दिया जाए। तो ये भी बहुत खराब चीज थी। कैसे? और दूसरी, बहुमत की समस्या, मेजॉरिटी इशू होते थे। जैसे सरकार अल्पमत में आएगी, छोटी छोटी पार्टियां मिलकर सरकार बनाती थी, और फिर वो जो डिफेक्शन वाला मैटर था आपको याद होगा, अब उसमें जो है पार्टियां टूटने लगी, लोग दल बदलने लगे, दल बदलने के चक्कर में यहाँ पे मेजोरिटी की समस्या शुरू हो गई, तो ऐसे में सरकारें बीच में गिरने लगी। 356 का इतना ज्यादा दुरुपयोग उस बीच में हुआ कि बिल्कुल बदला लेने जैसी सिचुएशन चलती थी। आप देखिएगा, अभी मैं बता रहा हूं, 1968-69 में राज्यों पर संकट आया। मतलब वो सारी सरकारें जो गैर कांग्रेस शासित थी, उन सभी को 356 का दुरुपयोग करके गिरा दिया गया। बहुत सारी सरकारों को गिराया गया। अब यहां पर बताइए, जो इलेक्शन आपके जो है 5 साल पे होने चाहिए, इस तरह से सरकारों का पूरा संवैधानिक तंत्र फेल कर दिया गया। फिर बात आई 1977 में। अब जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई तो इसने भी बदला लिया। कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने गैर कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारें गिरा दी थी। इसने क्या किया? 356 का दुरुपयोग करके जो कांग्रेस शासित सरकारें थी उन सभी राज्यों की सरकारें गिरा दी, 8-9 राज्यों की सरकारें गिरा दी। अब क्या हुआ? 1977 के बाद में फिर से इंदिरा गांधी आ जाती है, और 1980 में यही बदला लेती है, फिर से गैर कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों को गिरा दिया जाता है। मतलब ये एक अजीब सा दौर चल रहा था कि जैसे एक खेल चल रहा हो राजनीति में, और इस तरह से जो हमारे एक साथ चुनाव की प्रक्रिया थी वो धीरे धीरे बाधित हो गई। और बाधित क्या कि पूरी तरह से बाधित हो गई। अब इस तरह की जो समस्याएं आई, ठीक है, मैं समस्याओं की बात करूंगा, तो इस तरह से जो समस्याएं आई, जैसे मैंने आपको समस्याओं पे बताया कि हाँ भाई जो दौर इस बीच 1967 से लेकर 69 तक किस तरह से चला, 1977 तक या 1980 तक आप कहें कि किस तरह से दौर चला कि राज्य सरकारों को बार बार गिराया जाने लगा, बदला लेने की जैसी राजनीति की जाने लगी। साथ में जो इंदिरा गांधी जी या राजीव गांधी जी द्वारा जो बार बार जो है इलेक्शन समय से पहले कराए गए, इससे ये पूरी प्रक्रिया हो गई बाधित। फिर से क्या हुआ 1982-83 में,
एक साथ चुनाव की मांग हुई। किसने? चुनाव आयोग द्वारा सिफारिश की गई कि भाई खर्चा बहुत हो रहा है और इस वजह से जो है चुनाव आयोग द्वारा सिफारिश की गई कि हाँ जो है एक साथ चुनाव करा लिए जाए तो बेटर रहेगा। लेकिन चीजें आई नहीं सही से। इसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन की 117वीं रिपोर्ट आती है और इसमें भी एक साथ चुनाव की सिफारिश की जाती है। ये जो अभी एक साथ एक चुनाव का मुद्दा उठा है ये एकदम नया नहीं है कि अचानक से आ गया है। फिर 2003 में उस समय विधि मंत्री थे लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने भी सिफारिश की कि एक साथ चुनाव कराया जाए। 2015 में पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी, उसने भी इसकी सिफारिश की कि एक देश है और एक ही चुनाव होने चाहिए पहले के साथ। 2017 में नीति आयोग द्वारा इसकी सिफारिश की गई और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं 2018 में लॉ कमीशन की एक रिसर्च रिपोर्ट आती है जिसमें पूरा एक प्रोसेस बताया जाता है कि भाई कौन कौन सी खामियां हैं जो हम इस समय मतलब चुनाव मोड में रहने के लिए पूरे 5 साल तक देश चुनाव मोड में रहता है तो उससे कौन कौन सी खामियां हैं। साथ ही अगर हम एक देश एक चुनाव लागू करते हैं तो उसका पूरा प्रपोजल इसने जो है अपने रिसर्च रिपोर्ट में कि हमें कौन कौन से संशोधन करने पड़ेंगे, कौन कौन से चैलेंजेस आए, पूरा डिटेल और इसलिए एक से और उसका साथ में समाधान कि हाँ भाई अगर हमें एक साथ एक चुनाव कराने हैं तो कैसे हम उसका समाधान निकाल सकते हैं। इसके बाद में अभी आप सभी जानते हैं कि हाई लेवल कमेटी बनाई गई रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में और जिसने हर पहलू पर रिसर्च किया कि अगर हमें एक साथ चुनाव कराने हैं तो उस चुनाव को हमें कैसे लागू करना है, कौन कौन से हमें संवैधानिक संशोधन करने पड़ेंगे। इसके बाद उस हाई लेवल कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसके बिहाफ पे अभी कैबिनेट अप्रूवल भी इसका हो गया है। अब हम एक चीज हमारे लिए देखना जरूरी है कि आखिरकार एक देश एक, देखो हमने पक्ष में बहुत सारी चीजें पढ़ ली, अब हमें ये भी देखना जरूरी है कि आखिरकार अगर एक देश एक चुनाव हम एक साथ कराते हैं तो हमारे सामने समस्याएं कौन सी आएंगी। क्योंकि जब हमें क्वेश्चन को कहीं क्रिटिकली एनालिसिस करना होता है तो हमें इन सभी मुद्दों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना अति आवश्यक है। देखिए अब चुनाव से जुड़ी समस्याएं कौन कौन सी आएंगी। पहली आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि राष्ट्रीय मुद्दों की प्रबलता रहेगी। राष्ट्रीय मुद्दों की प्रबलता कैसे रहेगी? आपको याद होगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो कहा जाता है कि उनकी लहर चल रही थी। नतीजा क्या होता है कि सारे राज्यों में, जबकि राज्यों के अपने मुद्दे होते हैं और केंद्र के अपने मुद्दे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद सारे राज्य, मतलब मैं सारे नहीं कहूंगा बट अधिकांश राज्यों में बीजेपी की सरकार आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय मुद्दा जो है, जो राष्ट्रीय महत्व की मुद्दे हैं वो जो लोकल महत्व के या राज्यों के हित की बातें हैं उन पे हावी दिख रहे हैं आपको। इससे पहले भी हुआ है, जैसे 1980 में कांग्रेस की सरकार आती है, इसके बाद इलेक्शन होते हैं तो राज्यों में भी बहुत सारे प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार आ गई। ऐसे में क्या होगा, स्थानीय मुद्दों का ह्रास होगा, स्थानीय मुद्दों पर लोग फोकस नहीं करेंगे। ये यहाँ की बात है। देखिए जब हम बात करते हैं यूएसए की और यूके की तो वहां का नागरिक ये बात जानता है, वो जाते हैं वोट डालने के लिए, उनको इस बात को पता है कि हमें लोकसभा में किसको वोट देना है, केंद्र के चुनाव में किसको वोट देना है और हमें राज्य के चुनाव में, वहां लोकसभा नहीं होती इसलिए लोकसभा शब्द यूज नहीं कर सकते, केंद्र के चुनाव में किसको वोट देना है और राज्यों के चुनाव में किसको वोट देना है। वो उसको पता होता है कि भाई ये राज्य के कैंडिडेट हैं, हमें इनको राज्य के हित को देखते हुए ध्यान में रखना है, ये केंद्र के कैंडिडेट हैं, इनको केंद्र के हित को ध्यान में रखते हुए हमें वोट देना है। जैसे यहाँ पर लोकल में भी अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले लो। भले बहुत आलोचनाएं होती हैं लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं दिल्ली की जनता को इस बात की जरूर सराहना करूंगा कि वो केंद्र और राज्य के मुद्दों को अलग करके रखती है। आपने देखा होगा कि जब केंद्र का इलेक्शन होता है, जब लोकसभा का इलेक्शन होगा तो दिल्ली में जिस बीजेपी को भरपूर बहुमत मिलती है, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी को बहुत कम सीटों से संतोष करना पड़ता है, लेकिन जब वही राज्य का इलेक्शन होता है, भले थोड़े दिन बाद ही होता है, तो वहां पर क्या होता है, बीजेपी पूरी तरह से लगभग साफ नजर आती है और जबकि जो है आम आदमी पार्टी बहुमत से आ जाती है। इसका मतलब कि वहां पे दिल्ली की जनता को पता है कि राष्ट्रीय मुद्दे अलग हैं और राज्यों के मुद्दे अलग हैं। मैं वहां राजनीति में नहीं जाना चाहूंगा, ठीक है, सबके अपने अपने पहलू हैं, अपने अपने विचार हैं, बट आप एक सोचिए ये एक्चुअल में हर देश में होना चाहिए, जहां पर हर देश को नागरिक को ये पता होना चाहिए जब वो वोट डालने जाए कि हमें केंद्र के मुद्दे के लिए केंद्र को वोट देना है, राज्य के मुद्दे को राज्य के लिए वोट देना है। जब इतनी अवेयरनेस हमारे अंदर आ जाएगी तो एक देश एक चुनाव हमारा सफल माना जाएगा। क्योंकि ऐसे क्या है, अब हमें मोदी जी के नाम पे वोट देना है, तो मोदी जी के नाम पे वोट देना है तो हम जाएंगे
तो जब एक साथ चुनाव हो रहे हैं तो हम लोकसभा में भी मोदी जी कमल का फूल दबा के आते हैं, विधानसभा में भी दबा के आते हैं, पंचायत में भी दबा के आ जाएंगे। ठीक, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राज्यों के मुद्दे और देश के मुद्दे दोनों अलग हैं। इतनी अवेयरनेस जिस दिन हम ले आएंगे उस दिन जो है हमारा ये चीजें सफल हो जाएंगी। एक लीडर का महत्व, यही जो मैंने इतनी देर समझाया आपको कि एक लीडर का महत्व। अब एक लीडर का महत्व आप समझ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, करेक्ट। लेकिन क्या किया जाता है, उनके बिहाफ पे राज्यों में भी चुनाव लड़े जाते हैं, और राज्यों में ही नहीं, यहाँ तक कि पंचायतों के इलेक्शन उनके नाम पे लड़ लिए जाते हैं। जबकि कोई मतलब नहीं बनता है। भाई, राज्यों के अपने मुद्दे होते हैं, तो उनके नाम पर वोट मांगने का कोई मतलब नहीं है। मुद्दों के नाम पे चुनाव लड़ना चाहिए, और राज्यों के अपने हित होते हैं। तो ये बात अलग है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के साथ राज्यों के भी भाई राज्य भी देश में ही आते हैं, उनके भी प्रधानमंत्री हैं। तो लीडर तो है निसंदेह, लेकिन एक लीडर का महत्व जो बढ़ता है, अगर राष्ट्र वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो उसमें एक लीडर का महत्व जरूर बढ़ेगा। ये भी एक नेगेटिव। ये सब चीजें कब तक होंगी, जब तक हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी, तब तक कमजोर वर्ग को कम महत्व मिलेगा। क्योंकि राज्यों में जो मुद्दे होंगे, जो कमजोर वर्गों के मुद्दे होंगे, वो दबे रह जाएंगे। क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को भी खतरा मिल रहेगा, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं, भाई अगर केंद्रीय मुद्दा हावी है तो क्षेत्रीय दलों को खतरा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसी में वो बह जाएंगे, वो कहीं रुकेंगे ही नहीं। जैसे केंद्रीय मुद्दों की वजह से ही अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लगभग बहुजन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बसपा, वो केंद्र की जो एक हवा थी उसमें बह गई। तो ऐसे क्या है, क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को पूरी तरह से खतरा होगा। इलेक्शन कमीशन का महत्व बढ़ेगा और राज्य चुनाव आयोग का महत्व कम होगा, क्योंकि यहां पर अब क्या होगा, एक ही मतदाता सूची तैयार की जाएगी, तो इलेक्शन कमीशन तैयार करवाएगा, अब राज्य चुनाव आयोग तो करवाएगा नहीं। और ये अच्छी बात है। खैर देखो, यहाँ पे मैं समस्याओं की बात केवल कर रहा हूँ, अदरवाइज ये अच्छी बात है। यहाँ एक मतदाता पर भाई दो चुनाव लिस्ट की, दो मतदाता सूची की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का महत्व, एक साथ चुनाव होगा तो केंद्र का जिस तरह महत्व बढ़ रहा है उसी तरह इलेक्शन कमीशन का महत्व बढ़ेगा। राज्य चुनाव आयोग जो है उसका अस्तित्व कम होगा, उसके अस्तित्व पे खतरा आएगा, महत्व उसका कम होगा। अगर हम इसमें बात करें कि कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, देखो समस्याएं और भी आ सकती हैं। जैसे हमारे यहाँ संविधानिक अस्पष्टता है, मतलब कोई ऐसी क्लियरिटी नहीं है कि एक साथ एक चुनाव कराए जाने चाहिए। संविधान इसके बारे में मौन है, संविधान से कोई इसका। ईवीएम की कमी, देखो ईवीएम की कमी इतनी, जब पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे तो बहुत बड़ी संख्या में ईवीएम की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि चुनाव आयोग ने बोला हुआ है कि हम इस चीज के लिए पूरे देश में चुनाव कराने के लिए सक्षम है और ईवीएम हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन निसंदेह अभी भी आप देखते हैं कि जब चुनाव होता है तो चुनाव में कई जगह ईवीएम की गड़बड़ी और ईवीएम की समस्या सामने आती है, और ईवीएम की कमी भी साफ साफ सामने दिखती है। तो ईवीएम की कमी रहेगी। स्टाफ की भी समस्या, इतना बड़ा स्टाफ, देखिए अभी भी जब एक साथ चुनाव नहीं होते हैं तब भी क्या किया जाता है, टीचर्स को, जो गवर्नमेंट स्टाफ्स हैं उनको क्या किया जाता है, उनको जो है अपॉइंट कर दिया जाता है, इलेक्शन ड्यूटी पे लगा दिया जाता है। अब अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे तो बाकी सारे कामकाज ठप करके, इलेक्शन कमीशन के पास इतना स्टाफ तो है नहीं, तो इस वजह से वो बाकी टीचर्स को, जहां जहां से स्टाफ पाएगा, टीचर्स डॉक्टर्स जो भी पाए गवर्नमेंट स्टाफ को, सबको लगा देगा ड्यूटी पर। तो स्टाफ की भी एक समस्या जो है सामने आएगी। अब हम एक बार देखते हैं कि आखिरकार संशोधनों की कहां कहां जरूरत पड़ेगी और कौन कौन से हमें संशोधन करने पड़ सकते हैं। इसके बारे में भी हम एक बार देखें कि हमारे संविधान में कौन कौन से संशोधन करने पड़ेंगे। साथ ही जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी संशोधन करना पड़ेगा। लोकसभा और विधानसभा की जो नियमावली होती है उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो है चीजें सामने आने वाली हैं। हाँ, तो देखिए, ये एक्चुअल में गलत लिखा हुआ है, मैं एक मिनट करेक्ट कर देता हूँ। ये गलत हो गया है, ये आर्टिकल 174 है।
ठीक है, आर्टिकल 174। देखिए आर्टिकल 85 केंद्र में लोकसभा के विघटन से संबंधित है, जिसमें प्रधानमंत्री वाली कैबिनेट की सलाह पर लोकसभा का विघटन किया जाता था। और यहाँ पर ये राज्यों में राज्य विधानसभा का विघटन से संबंधित है कि सीएम की सलाह पर राज्य विधानसभा का विघटन किया जाता है। तो देखो ये दोनों में संशोधन करना पड़ेगा निसंदेह, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो विधानसभाएं कभी भी विघटित होती रहेंगी। जल्दी चुनाव कराने के चक्कर में लोग विधानसभाओं को विघटित कर देंगे या लोकसभा को भी विघटित किया जा सकता है। जैसे पहले चीजें सामने आई, जैसे राजीव गांधी जी द्वारा पहले विघटित करके इसके बाद चुनाव करा लिए गए, इंदिरा गांधी जी द्वारा पहले विघटित करके फिर चुनाव करा लिए गए। इस तरह की समस्याएं सामने आएंगी। तो मेरी समझ से यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर ये जोड़ना चाहिए संशोधन करके, करना पड़ सकता है कि भाई अगर विधानसभा या लोकसभा का विघटन करना है तो उसके लिए जो है एक रेजोल्यूशन जो है पार्लियामेंट लोकसभा में या मतलब विधानसभा में पारित होना चाहिए, जो मेजोरिटी से होना चाहिए। कि अगर मेजोरिटी इसके लिए कह देती है, वो चाहे 2/3 मेजोरिटी हो या जो भी मेजोरिटी, बट हाँ जो मेजोरिटी कह देती है तो हम एक बार लोकसभा का विघटन या विधानसभा के विघटन के बारे में सोचा जा सकता है। तो यहाँ पर संशोधन की बात आएगी। दूसरी अगर मैं बात करूं कि और साथ में एक चीज और कि अगर मैं टर्म की बात करूं, देखो आर्टिकल 83, देखो यहाँ भी वही हो गया है, ये हमारी टाइपिस्ट का कमाल है, यहाँ पे भी वही हो गया है, ये 9 आप हटा दीजिए, 9 नहीं है, 172 है, ठीक है, आर्टिकल 172। तो अगर मैं आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 की बात करता हूँ, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, टर्म की बात की गई है कि लोकसभा का या मतलब विधानसभा का टर्म क्या होगा। अब देखो टर्म की जो बात की गई है, इसमें एक चीज आपको लागू करना पड़ेगा, जो आर्टिकल 243 का ई का प्रावधान है। देखो आर्टिकल 243 ई क्या कहती है, आर्टिकल 243 ई कहता है कि अगर मान लेते हैं पंचायत भंग हो जाती है, मान लेते हैं प्रधान की मृत्यु हो जाती है, किसी कारण से पंचायत भंग हो जाती है, तो अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो नई चुनी हुई पंचायत केवल बचे हुए समय के लिए होगी। तो वही संशोधन टर्म में यहाँ पे भी लागू करना पड़ेगा कि हाँ जो है अगर मान लेते हैं लोकसभा या विधानसभा का विघटन होता है तो जो नई चुनी हुई सरकार, भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, मान लेते हैं कि किसी कारण से मेजोरिटी इशू हो गया, कुछ हो गया, तो इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में मेजोरिटी इशू भी हो सकते हैं, अल्पमत में तो सरकार चलाई भी नहीं जा सकती है, क्योंकि फिर तो जनता का या जनतंत्र का अपमान होगा। तो अगर ऐसी कोई समस्या आ जाती है तो उस समस्या से निपटने के लिए इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे, बाई इलेक्शन होंगे, लेकिन उन इलेक्शंस का जो टर्म होना चाहिए वो बाकी बचे हुए समय के लिए ही होना चाहिए, तभी जो है एक साथ एक चुनाव हो पाएंगे। जैसे अभी मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा, मैं। और अगर मैं बात करता हूं आर्टिकल 198 की, तो आर्टिकल 198 एक साथ ध्यान से देखिए आप। आर्टिकल 198 अगर हम बात करें तो आप समझ लीजिए कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से संबंधित अब यहाँ पर क्या किया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और सरकार को गिरा दिया गया। तो ऐसे में भी जो है सरकारें 5 साल नहीं चल पाएंगी। यहाँ पर भी एक प्रोसेस यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता ना पड़े, यहाँ पर एक प्रोसेस अपनाया जा सकता है जर्मनी की तरह। जर्मनी में क्या होता है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है वो कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब वहां पर जो कॉन्फिडेंस मोशन मूव होता है उसमें एक सरकार को हटाकर और दूसरे सरकार को बनाने के लिए जो है प्रस्ताव आता है। मतलब साथ ही कि भाई जैसे मान लेते हैं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अब हम इनको नहीं देखना चाहते हैं, तो हम नो कॉन्फिडेंस जो लाएंगे तो साथ में ये भी लगेंगे कि हम इनको नहीं तो किसको प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। तो अगर वो पास हो जाता है तो संबंधित व्यक्ति जो है इस्तीफा दे देता है और जिसके पक्ष में पास होता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है। तो इस तरह का यहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन टाइप का अरेंजमेंट किया जा सकता है। ठीक है, खैर ये तो डिस्कशन का विषय है, लेकिन अब देखो चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग की शक्तियों का भी समावेशन करना पड़ेगा। इसके लिए 324 में आर्टिकल जो चुनाव आयोग के बारे में बात करता है और आर्टिकल 243 के बारे में भी, और साथ में पंचायतों से संबंधित 243 जेडे के बारे में, इन सभी में संशोधन करना पड़ेगा कि जिससे इनके बीच में एक समावेशन बना रहे, दोनों इन तीनों में कॉन्फ्लिक्ट ना हो
कि पता चले जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो रहे हैं तो ऐसे में स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन दोनों लड़ जाएं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की समस्या ना है, इसलिए यहाँ पर भी साथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी संशोधन और लोकसभा और विधानसभा की जो नियमावली है उसमें भी संशोधन करना पड़ेगा, तभी देश में एक देश और एक चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से लागू हो सकती है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको कि एक काम और आवश्यकता है कि जैसे जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके तहत जब कोई दल बदलता है तो जो स्पीकर द्वारा निर्णय को टाला जाता है, इससे संबंधित भी कोई ना कोई संशोधन जरूर होना चाहिए कि स्पीकर को कम से कम 2 महीने में उसको या फिर रखना है या फिर उसको डिस्क्वालीफाई करना है, मतलब उसका डिसीजन 2 महीने में आ जाना चाहिए उसका, क्योंकि संबंधित भाई स्पीकर जो होता है वो रूलिंग पार्टी का होता है और अपने इंटरेस्ट के लिए उसको टालता रहता है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक, अब वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जो हाई लेवल कमेटी थी, हाई लेवल कमेटी ने रिकमेंडेशन दी। रिकमेंडेशन में उसने बताया कि भाई साइमल्टेनियस जो इलेक्शंस हैं वो पहले भी 1951 से 67 तक हुए हैं, तो इस पे मैं बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये सब हम पूरी तरह से इतनी देर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे फिर से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की भी अभी मैंने आपसे बात कर ली थी, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट थी 79 जो 2015 में आई उसने भी वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश की थी। बाकी यहाँ पे अगर जो हाई लेवल कमेटी जो थी वन नेशन वन इलेक्शन की, उससे संबंधित अगर आप रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहें तो इस वेबसाइट पे जाके इसके बारे में उसकी भी रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ एक चीज समझिएगा कि ये जो इलेक्शन है वो 2 फेजेज में इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, 2 फेजेज में इंप्लीमेंट होने वाला है इलेक्शन। वो 2 फेजेज कैसे होंगे, वो 2 फेजेज कुछ ऐसे होंगे। देखिए, जो पहला फेज है, पहला फेज में आपका लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन होंगे। अभी वर्तमान जो चेंजेज होने वाले हैं उन चेंजेज के बारे में ध्यान से पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिए कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन होंगे, वो मान लेते हैं 2 महीने में खत्म होंगे, लेकिन होंगे एक साथ ही। अगर मान लेते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस दिन हो रहा उसी दिन लोकसभा का होगा, उसी दिन विधानसभा का होगा, तो उसके 100 दिन के अंदर पंचायतों और मतलब नगर निगम के चुनाव होंगे। मतलब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी की चुनाव उसी के 100 दिन के अंदर, मतलब जनरल इलेक्शंस के 100 दिन के अंदर कराए जाएंगे। ये अभी का जो होने वाला चेंजेज है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ये प्रावधान इस बार रखा गया है कि जनरल इलेक्शन के 100 दिन के अंदर हम पंचायतों का इलेक्शन करवा लेंगे, तो भी हम एक साथ ही की कुछ महीनों में ही देश चुनाव मोड से फ्री हो जाएगा, इलेक्शन मोड से फ्री हो जाएगा। दूसरी चीज, अब यहाँ पर एक समस्या ये आ सकती है जो 5 वर्ष की टर्म की, जो अभी हमने बात किया था आपसे, कि मान लेते हैं कि अभी चुनाव 2029 में होने वाले हैं, तो 2029 में चुनाव होने वाले हैं लेकिन इसके बीच में कई विधानसभाओं के भी चुनाव हैं। जैसे अभी हरियाणा की बात कर लो, तो अब मान लेते हैं हरियाणा का जो चुनाव होगा, अब इसका टर्म अलग होगा और जबकि लोकसभा का टर्म अलग है। आगे आने वाले नेक्स्ट ईयर भी कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो फिर वो अगर 2029 में एक साथ चुनाव कराना है तो ये चैलेंजिंग होगा। तो इसका प्रावधान ये रखा जा सकता है कि जो अभी इलेक्शंस होंगे तो चुनी हुई सरकारें 2029 तक ही रहेंगी और फिर 2029 में सबका चुनाव एक साथ कराया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से कुछ चेंजेस करने होंगे। साथ ही एक चीज आप ये बताओ, मान लेते हैं जो अभी मैंने बात किया था कि 2029 में इलेक्शन होता है और किसी राज्य की सरकार 2031 में अल्पमत में आ जाती है और गिर जाती है, तो ऐसे में अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे सरकार ही नहीं होगी, क्योंकि 2 साल बाद ही गिर चुकी, तो 3 साल बिना सरकार के, 3 साल तो वहां राष्ट्रपति शासन भी नहीं लागू रह सकता, तो कैसे चलेगा काम। तो ऐसे में यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर ऐसे प्रावधान किए जाएंगे कि यहाँ पर इलेक्शन होगा, लेकिन जो इलेक्शन होगा तो जो नई सरकार आएगी वो क्या होगा, वो आपकी 2034 तक ही रहेगी। राज्य में चुनाव होंगे, ठीक है, और चुनाव में जो है 2034 तक ही नई सरकार रहेगी और फिर 2034 में एक साथ पूरे इलेक्शन कराए जाएंगे। इस तरह के प्रावधान जो है किए जाएंगे। अब ये जो प्रस्ताव आया है, इस प्रस्ताव का कई पार्टियों ने, लगभग 32 पार्टियों ने समर्थन किया है जो एनडीए और उनके घटक दल थे, और 15 पार्टियों ने विरोध किया है। बाकी सब चीजें आप समझ चुके होंगे इतनी देर में जो भी मैंने आपको सुनाया समझाया है कि देखिए हमारे देश में जैसे औसतन हर 5 माह में चुनाव होते रहते हैं, तो ऐसे इलेक्शन मोड एक समस्या है हमारे देश की। तो ये सभी चीजें और चुनावी खर्च भी लगभग में 12,000 करोड़ के आसपास कम हो जाएगा। तो ये सभी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे, मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ। एक पॉइंट और है, देखिए इसमें कुछ नया पॉइंट आपको दिख रहा है कि जैसे आचार संहिता लागू होती है,
तो अगर देश में बार बार चुनाव होते हैं तो बार बार आचार संहिता लागू होती है, पब्लिक के ऊपर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल रहता है, बिजनेस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, आवाजाही पर कम्युनिकेशन सिस्टम भी बाधित रहता है। तो ऐसे में जो है आचार संहिता से भी जो है कमी आएगी, आचार संहिता में भी कमी आएगी कि हाँ ऐसा नहीं है कि आचार संहिता बार बार लग रही, 1 साल लगेगी फिर आगे 5 साल तक आचार संहिता लगनी नहीं। तो ईवीएम मशीन की जो कमी है उसको खैर चुनाव आयोग ने बोल दिया है कि अब कोई ऐसी हमारे पास समस्या नहीं है। तो आप सभी लोग बताइएगा क्लास कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, और साथ ही आप लोगों के किसी भी तरह के कमेंट वेलकम रहेंगे। धन्यवाद।